हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट B760 मदरबोर्ड्स के बारे में। ओके, तो ये टेक स्पॉट वेबसाइट का एक पेज है जहां पे जो है B660 VRM थर्मल्स का डेटा है और इस पूरे काम को किया था हार्डवेयर अनबॉक्स ने। ये सारी टेस्टिंग हार्डवेयर अनबॉक्स ने करी थी। उनके चैनल पे उनका वीडियो भी अवेलेबल है। और इससे पहले आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन आए कि मैं B660 का डेटा क्यों शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, थोड़ी देर उस क्वेश्चन को होल्ड करिएगा, मैं आगे आपको आंसर दूंगा। पहले हम एक बार डेटा पे नज़र डाल लेते हैं। तो शुरुआत के जो दो मदरबोर्ड हैं जो कि जेनरिक चाइनीज़ मदरबोर्ड कंसिडर किए जाते हैं, सोयो B660M और मैक्सन B660M, इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद ये जो जाने माने ब्रांड हैं गीगाबाइट, एसुस और एज़रॉक, MSI, आप देख सकते हैं कि जब इनमें i9-12900 के जैसा प्रोसेसर लगाया गया तो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे तो किसी का टेम्परेचर ही नहीं है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जो मदरबोर्ड के VRM को ख़राब कर देता है, मदरबोर्ड को जला देता है और मदरबोर्ड जो है कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये वो टेम्परेचर है और लगभग जितने भी बोर्ड इस लिस्ट में है सारे के सारे उस टेम्परेचर पे चले गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि कुछ बोर्ड्स अच्छे भी हैं, सारे के सारे मतलब कि पूरा B660 लाइनअप ऐसा नहीं है, लेकिन जो मदरबोर्ड अच्छे थे वो मदरबोर्ड काफ़ी महंगे भी थे। जैसे कि MSI का टोमाहॉक जो B660 है, आई थिंक 20,000 से ऊपर का ही था वो मदरबोर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब ये B660 का डेटा मैं आपके संग शेयर क्यों कर रहा हूँ, देखिए एक इम्पॉर्टेंट रीज़न तो ये है, ये जितने भी गंदा परफॉर्म करने वाले B660 बोर्ड्स आपको दिख रहे हैं, इनके B760 वर्जन भी मार्केट में आ चुके हैं। जैसे कि एज़रॉक का B760 MHDV भी आ गया है और उसके VRM में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। इनफैक्ट काफ़ी सारे मदरबोर्ड के VRM जो हैं वो एज इट इज़ उठा के पटक दिए गए हैं। जैसे वो B660 में थे वैसे ही वो B760 में है, तो कोई अपग्रेड नहीं है। खाली मुझे एज़रॉक के प्रो RS में एक डिफरेंस दिखा जिस पे हम आगे बात करेंगे। तो एक रीज़न तो ये है कि B760 वाले मदरबोर्ड भी इन टर्म्स ऑफ VRM लगभग वैसा ही परफॉर्म करेंगे जैसा B660 करते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है कि B660 भी आज के टाइम पे रेलेवेंट है। अगर आपको 12, 13, 14 जनरेशन पे बेस्ड कोई PC बिल्ड करना है और आपको एक अच्छा प्रीमियम B660 मदरबोर्ड कम प्राइस पे मिल रहा है तो आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, शर्त ये होनी चाहिए कि आउट ऑफ द बॉक्स वो बायोस अपडेटेड हो अगर आप खुद से PC बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है आपके घर पे अगर प्रोडक्ट आ जाएगा और आपके पास 14 जनरेशन प्रोसेसर है और बायोस अपडेटेड अगर नहीं होगा, तो अगर बोर्ड में ऐसा फीचर नहीं है कि फ्लैश के ज़रिए बिना प्रोसेसर लगाए बायोस अपडेट हो जाए, तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। तो वो एक छोटी सी बात है जो ध्यान में रखने वाली है। वैसे बात तो छोटी सी है लेकिन एक नए इंसान को बहुत ज़्यादा पैनिक कर सकती है जो फर्स्ट टाइम PC बिल्ड कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है ना। बट ये है कि B660 बोर्ड आज भी रेलेवेंट हैं। तो ये यहाँ पे एज़रॉक का B760M HDV बोर्ड है जिसमें जो है 5+1+1 फेस का VRM है। ये +1+1 का मतलब ये है कि ये जो दो एक्स्ट्रा हैं ये रिजर्व होंगे SoC के लिए और 5 फेजेस यहाँ पे जो हैं वो प्रोसेसर को पावर देंगे। अब यहाँ पे जो है एक तो कोई हीट सिंक नहीं है, दूसरी बात ये है कि सस्ता बोर्ड है तो ऑब्वियसली कोई DRMOS IC यहाँ पे होगी नहीं, यहाँ पे MOSFET हैं और ये MOSFET जो हैं इनकी अपनी एक RDS वैल्यू भी होगी। और उस वजह से क्या होगा कि जब ये स्विचिंग करके पावर देंगे तो ये अपनी गर्मी भी रिलीज़ करेंगे और DRMOS के कंपैरिजन में ज़्यादा ही गर्मी ये रिलीज़ करेंगे। तो एक तो अगर एक i5 जैसा प्रोसेसर भी इसमें लगा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने पूरे पोटेंशियल पे चल पाएगा। ये बोर्ड जो है ये i3 जैसे प्रोसेसर के लिए ही बना है, इस पर हम i5 तक पे भी नहीं जा सकते। मतलब i5 इस पर काम तो करेगा। अब जो लोग नए PC बिल्डर हैं, जो लोग बिल्कुल न्यूबी हैं, वो मेरी बात को मतलब कि उसका कोई रॉन्ग मतलब ना निकाल दें। ऐसा नहीं है कि i5 कंपैटिबल नहीं है, कंपैटिबल पूरी की पूरी जनरेशन है। ठीक है, जब मैं ये कहूँ कि प्रोसेसर काम नहीं करेगा तो ये मत समझना कि कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, पुराने लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन जो नए लोग हैं जो न्यूबी हैं PC बिल्ड में, वो ये ना सोचने लगें कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि i7 इस पर मत लगाना तो शायद i7 के साथ डिस्प्ले नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, डिस्प्ले तो आएगी ही, पूरी की पूरी लाइनअप कंपैटिबल है, लेकिन वो प्रोसेसर ज़्यादा बिजली लेते हैं और उनको बिजली देने के हिसाब से इनका जो पावर फेस डिज़ाइन है वो प्रॉपरली नहीं बना है, क्योंकि ये बहुत सस्ते मदरबोर्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 5+1+1
VRM डिज़ाइन इन्होंने बताया है। और अगेन ये मॉसफेट हैं, हालांकि दो मॉसफेट जो हैं वो पैरेलल करके लगाए गए हैं, 3 मॉसफेट लगाए गए हैं इंडक्टर के साथ। तो यानी कि हाई साइड पे जो है 2 पैरेलल करके हैं और लो साइड पे जो है एक सिंगल है। और ये सारे के सारे अपनी हीट भी रिलीज़ करेंगे, कोई भी हीट सिंक नहीं है। तो जो है पावर लिमिट बिल्कुल अगर आप हटा दोगे तो पूरे पोटेंशियल पे चलेगा ही नहीं i5। इनफैक्ट ये मदरबोर्ड जो है ये डैमेज भी हो सकता है लॉन्ग टर्म में, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने ख़रीदा और ख़राब हो गया। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप इसके साथ i5 जैसा प्रोसेसर भी यूज़ करते हो तो वो भी जो है एक हार्डवेयर फेलियर का रिस्क बना सकता है यहाँ पे। तो ये बोर्ड मैं बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूँगा। हाँ, अगर 4-5 हज़ार रुपये में ये बोर्ड मिल रहा होता तो मैं कहता कि ठीक है, बजट नहीं है तो आप ले लो, i3 के संग बिल्ड करने के लिए अच्छा बोर्ड है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बोर्ड 4 या 5 हज़ार का आता होगा। मैंने इसकी प्राइसिंग नहीं देखी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये 9 या 10 हज़ार रुपये में आपको मिल रहा है, इनफैक्ट 8 हज़ार में भी मिल रहा है, तो ये बोर्ड लेने वाला नहीं है। गीगाबाइट के जो भी B760 मदरबोर्ड आ रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि इससे तो अच्छे ही हैं जितने भी बोर्ड हैं। मतलब कि जो आप गीगाबाइट का D2H भी है वो भी इससे बेटर ही है, ठीक है। और इसी कंपनी एज़रॉक का बनाया हुआ B760M PG रिप्टाइड जो है वो मेरा फेवरेट B760 मदरबोर्ड बन गया है। तो इस पे आगे बात करेंगे कि ये मेरा पसंदीदा B760 मदरबोर्ड क्यों है। पहले कुछ इन विषय पे बात कर लेते हैं कि जिसका बजट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 रुपये है, या 10,000 के आगे पीछे वो 500 रुपये कम ज़्यादा कर सकता है। तो उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन है भी या नहीं, और अगर है तो कौन सा ऑप्शन है। ओके, तो ये है गीगाबाइट का B760M D2H DDR4 मदरबोर्ड। वैसे ये मदरबोर्ड मुझे कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैंने इसको लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इससे बेहतर आपको 10,000 में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इससे ख़राब मिल जाएगा, इसके जैसा मिल सकता है, लेकिन इससे अच्छा कुछ नहीं मिलना है। हो सकता है मिल भी जाए, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्या चीज़ आपको मिल सकती है। हो सकता है कि जाने अनजाने में आपका लक साथ दे जाए और आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये जो मदरबोर्ड है अभी के लिए हम इतना मान लेते हैं कि 10,000 अगर आपका बजट है तो आपको कुछ भी इससे अच्छा नहीं मिलना, इससे ख़राब मिल जाएगा। Asus KD4 जो है वो मुझे कुछ इतना समझ में आया नहीं, और जो दूसरा मदरबोर्ड भी है उसके बारे में आगे बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल इसको देखते हैं। तो इसको मैंने लिस्ट में रखा इसलिए है क्योंकि जो टेक पावर अप का अभी हमने आर्टिकल देखा था उसमें जो MSI का टेम्परेचर था वो था 103 डिग्री सेल्सियस, एज़रॉक का 104 चला गया, और उसके बाद एज़रॉक प्रो RS का चला गया 109, जो कि HDV से भी ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं क्यों। और Asus प्राइम KD4 का तो 111 डिग्री चला गया, और वहीं पे गीगाबाइट B660M का जो है वो 101 डिग्री सेल्सियस है। और जो गीगाबाइट का B760 गेमिंग है और जो गीगाबाइट का D2H है, दोनों का VRM एक ही जैसा है, दोनों के VRM में कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम जो टेम्परेचर्स हैं वो तो B660 के देख रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो VRM है वो आइडेंटिकल ही है, उसमें कोई चेंजेस किए नहीं गए हैं। आइडेंटिकल क्या, सेम ही VRM वही B760 में भी उठा के दे दिया गया है। तो जो VRM B660 गेमिंग का है वही B760M गेमिंग का भी है, और वही VRM जो है वो D2H DDR4 का भी है। इनफैक्ट यही सेम VRM आपको गीगाबाइट के जितने भी 10,000 वाले मदरबोर्ड हैं सब में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगेन मेरी तरफ से ऐसा कोई बढ़ चढ़ के रिकमेंडेशन नहीं है कि हाँ दौड़ के ले लीजिए इस मदरबोर्ड को, लेकिन अगर आपका बजट बहुत टाइट है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इसकी तरफ मजबूरी में देख सकते हैं। मजबूरी में यही एक ऑप्शन है। और एक मदरबोर्ड और है जिसको मैं देख रहा था, वो है ये वाला मदरबोर्ड। ये है Asus का B760M V5D4। अगेन इस मदरबोर्ड का बायोस जो है वो ज़्यादा बेहतर है गीगाबाइट के बायोस से, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है नॉन स्टॉप चैलेंजर Asus iCafe लैब सर्टिफाइड, ये चीज़ जो है इसने मुझे पर्सनली ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि दोनों में से कौन सा बोर्ड लें, तो मैं दोनों में ही कंफ्यूज हूँ। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ VRM मुझे गीगाबाइट के बोर्ड ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, लेकिन अगर बात करें बायोस की और बायोस के फीचर्स की, तो मेरा Asus की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव है, थोड़ा ज़्यादा मैं लीन कर रहा हूँ। तो अगेन मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों आगे ही पीछे हैं, और फाइनल वर्डिक्ट मुझे देना हो तो मैं ये कहूँगा कि
जहाँ हार्डवेयर अच्छा है आप वहीं जाइए। अगर आप बहुत कम पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप जाइए गीगाबाइट में ही जाइए, फिर इसकी तरफ मत जाइए, क्योंकि उसका टेम्परेचर हमने देखा 101 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि ये वाला जो बोर्ड है वो हार्डवेयर अनबॉक्स ने टेस्ट नहीं किया है। और मैं आपको ये बता दूं कि KD4 के मॉसफेट और इसके मॉसफेट बहुत अलग हैं। इसमें जो मॉसफेट लगा हुआ है वो लगा हुआ है ये वाला, ये है विशे का मॉसफेट, जो कि KD4 में नहीं आता। तो अगर इसके टेम्परेचर भी टेस्ट हो जाते तो हो सकता है ये गीगाबाइट के आसपास आता, या गीगाबाइट से हो सकता है ऊपर भी चला जाता। ऊपर जाने से मेरा मतलब है टेम्परेचर्स के हो सकता है लो ही होते, क्योंकि ये जो सेम मॉसफेट है ये जो है पुराने वाले Asus के जो हाई एंड लाइनअप था Z360 उसके अंदर भी आता था ये सेम मॉसफेट, एक RA12 और एक RA14। तो ये RA12 और RA14 पे बेस्ड जो मदरबोर्ड है हमारा ये वाला, ये मदरबोर्ड कोई बहुत बुरा मदरबोर्ड नहीं है इन टर्म्स ऑफ VRM। तो ये मदरबोर्ड भी देखा जा सकता। अगेन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि गीगाबाइट को प्रायोरिटी दी जाए या इसको प्रायोरिटी दी जाए। और एट द एंड मुझे दोनों ही मदरबोर्ड कोई बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कन्फ्यूजन है मुझे भी यहाँ पे। और कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि मेरे पास डेटा है इसके मॉसफेट का, और इसका मॉसफेट जो है वो कोई बुरा मॉसफेट नहीं है, बट उसके टेम्परेचर्स के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। और हार्डवेयर अनबॉक्स ने या किसी ने भी इसके टेम्परेचर्स, इसके थर्मल्स को टेस्ट नहीं किया है। और पर्सनली मेरे पास ये बोर्ड अवेलेबल नहीं है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट मैं ये कह सकता हूँ कि 10,000 का बजट है। देखिए फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको देता हूँ, 10,000 का अगर आपका बजट है तो आप इसके संग भी गलत नहीं है और आप इसके संग भी गलत नहीं है। लेकिन हमने देखा कि इसका टेम्परेचर जो है 101 डिग्री सेल्सियस गया था, और हमको इसके टेम्परेचर के बारे में, Asus के टेम्परेचर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो अगर टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए बोर्ड लेना है तो ये बोर्ड लेना ही ठीक रहेगा, ठीक है। आगे अब क्या कहा जाए, चलिए ठीक है, यही बोर्ड ले लीजिएगा, आप जो है गलत नहीं होंगे। बाकी अगर ये बोर्ड नहीं मिलता है, दुकानदार कह देता है कि मेरे पास है नहीं, मेरे पास ख़त्म हो गया है, तो अगर आप ये वाला बोर्ड लेते हैं, ये वाला, तो आप गलत चॉइस नहीं ले रहे हैं, आप कोई ख़राब चीज़ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और अगर आप KD4 के साथ जा रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि आप थोड़ा सा कमज़ोर मदरबोर्ड ले रहे हैं। हमारे पास KD4 से बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, एक चीज़ के बारे में और बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो इतना सा सेक्शन लिखा हुआ है, नॉन स्टॉप चैलेंजर और ये लैब सर्टिफाइड रीबूट लिखा हुआ है, इसको मैं इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के क्यों बता रहा हूँ, ये इतनी बड़ी डील की तरह मैं क्यों ट्रीट कर रहा हूँ इसको। तो इसका सिंपली रीज़न ये है कि पास्ट में जब गीगाबाइट ने H61 लाइनअप निकाला था तो उसके जो ब्लू वाले H61 मदरबोर्ड हैं उनके संग इशू ये है कि 10 सीरीज़ के ग्राफिक्स कार्ड वो सपोर्ट ही नहीं करते हैं। वैसे जो PCI पोर्ट है उसको माना जाता है कि सारे ग्राफिक्स कार्ड जो हैं उसके साथ कंपैटिबल हैं, लेकिन उसका जो बायोस है वो सपोर्ट नहीं करता है। बल्कि Asus का पुराना H61 बोर्ड भी जो है 10 सीरीज़ को और उससे आगे के बोर्ड कह रहा हूँ, ग्राफिक्स कार्ड को जो है सपोर्ट करता है, उसके साथ कंपैटिबल है। और यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी हुई है कि इसको बताया गया है कि इतनी सारी चीज़ों के संग इसको यूज़ किया गया है, इसको टेस्ट किया गया है, तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें कंपैटिबल हो जाती हैं। अगेन ये कुछ लोगों के लिए एक बड़ी डील हो सकती है। लोग सोच सकते हैं कि अगर इसके साथ ज़्यादा चीज़ें कंपैटिबल हैं तो फिर हमको इसी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि लेस चांसेस हैं कि हमारा जो PC है वो सक्सेसफुली बिल्ड ना हो, मतलब कि बूट ना हो। लेस चांसेस हैं कि चीज़ें इनकम्पैटिबल हो जाएं, लेस चांसेस हैं कि रैम जो है वो काम ना करे, वो कंपैटिबल ना हो। तो हाँ, आपका कहना यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे एक अदर आर्ग्यूमेंट ये निकल के आता है कि आपको अपने मदरबोर्ड में 1000 चीज़ें नहीं लगानी होती हैं। आपको कोई एक ग्राफिक कार्ड, आपको कोई एक सेट ऑफ रैम ही लगाना होता है, और आप फ्यूचर में अपग्रेड करते हैं। तो अगर आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें आपके बोर्ड के संग कंपैटिबल हैं तो फिर ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं रह जाता है। लेकिन स्टिल कुछ लोगों के लिए ये जो फैक्टर है ये बड़ा हो सकता है, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया। अगेन कुछ लोगों के लिए ये बिग डील नहीं होगी, वो सोच रहे होंगे कि इस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताने की क्या ज़रूरत है, ये तो बड़ी जेनरिक सी बात है। और मैं समझ सकता हूँ कि हाँ ये जेनरिक सी बात है, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम PC बिल्ड कर रहे हैं उनको अगर कोई कंपनी ऐसा कुछ बता देती है कि हमने अपने मदरबोर्ड में थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें टेस्ट करी हैं और ज़्यादातर चीज़ें हमारे बोर्ड के संग कंपैटिबल हैं और इन फ्यूचर भी कंपैटिबल रहेंगी, तो उनका झुकाव उस बोर्ड की तरफ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फिर लेस चांसेस हैं कि चीज़ें इनकम्पैटिबल निकल जाएं।
अब इससे पहले हम किसी और बोर्ड के बारे में बात करें, मैं बात करना चाहूँगा ASRock की तरफ से आने वाले B760M PG रिपटाइड के बारे में। ये बोर्ड मैंने ऑनलाइन बिकते देखा है 14,000 से कम में, 13,000 समथिंग प्राइम AVGB पे इसका प्राइस था, अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। और अगर हम इसका प्राइस 14,000 भी कंसिडर कर लें तो इस प्राइस पॉइंट में ये एक बहुत ज़बरदस्त मदरबोर्ड है, बहुत बढ़िया मदरबोर्ड है। 14+1+1 पावर फेस का इसका डिज़ाइन है। i7 लगा दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट लगाने को तो i9 भी लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि जो है VRM हैंडल नहीं कर पाएगा, बट i9 बहुत बड़ा प्रोसेसर हो गया, मेरा ऐसा मानना है। फिर आप जो है वो Z सीरीज़ पे चले जाइए अगर आपको i9 ही यूज़ करना है, बट स्टिल i9 इस पर भी लगाया जा सकता है, i9 लगाया जा सकता है, इश्यूज़ नहीं आएंगे। i7 के लिए बहुत बढ़िया मदरबोर्ड है ये। अब ये मेरा फेवरेट मदरबोर्ड क्यों है? देखिए, ये मेरा फेवरेट इसलिए है कि मार्केट में बहुत तरह तरह के मदरबोर्ड आते हैं, एक से बढ़ के एक मदरबोर्ड आते हैं, और ये जो MSI का टोमाहॉक है ये बहुत ही ज़बरदस्त मदरबोर्ड है, बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड है, लेकिन फिर ये आता भी 22 से 23 हज़ार रुपये का है, तो काफ़ी महंगा है। तो ऐसे में ये जो ASRock का PG रिपटाइड है, प्राइसिंग इसकी है 13 से 14,000 के बीच में, और उस प्राइस पॉइंट में ये जो चीज़ें डिलीवर कर रहा है तो वो बहुत बढ़िया है। तो उस वजह से ये मदरबोर्ड मेरा फेवरेट मदरबोर्ड बन जाता है। अगेन यहाँ पे अगर हम VRM की बात करें तो मैं आपको एक चीज़ और ये भी बता दूँ कि जो 14+1+1 फेज़ जो इसका है, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें DRMOS IC यूज़ की गई है। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें जो है सिर्फ MOSFET है। और अगर आपको नहीं पता कि DRMOS में और MOSFET में क्या अंतर होता है, तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि DRMOS जो है वो हाई साइड और लो साइड का पूरा एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, जबकि MOSFET जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जब MOSFET अलग अलग काम करते हैं तो उनसे निकलने वाली हीट भी अलग अलग MOSFET से अलग अलग आती है, यानी कि ज़्यादा हीट आ जाती है। जबकि एक सिंगल आईसी से एक ही आईसी की अपनी एक ही हीट होती है, तो उससे हीट कम आती है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो DRMOS आईसी की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। हालांकि बस यही डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस और ज़्यादा भी होता है, बट फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ जाइए कि DRMOS जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, जबकि MOSFET जो है वो तो ना एफिशिएंट नहीं है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और फिर उसको हमें ठंडा रखने के लिए ज़्यादा MOSFET लगाने पड़ते हैं और ज़्यादा बड़ा हीट सिंक लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग मुझसे ये कहें कि आप जो है 10,000 से सीधा 14,000 पे चले गए, बीच में तो आपने कुछ दिखाया नहीं, जो 11,000, 12,000, 13,000 में जो आता है। तो एक रीज़न तो ये है कि जो कुछ भी बीच में आ रहा है वो इतनी अच्छी वैल्यू ऑफ़र कर नहीं रहा है जितना कि ASRock का PG रिपटाइड कर रहा है। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही होगा कि अगर आप किसी तरह जा पाएँ 14,000 तक तो आप वही बोर्ड ले लें, वो बोर्ड काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम 10,000 से ऊपर तो स्पेंड कर सकते हैं, बट हम उतना नहीं जा सकते, 14,000 हम नहीं जा सकते, तो यहाँ पे ये MSI का B760M बॉम्बर वाईफाई उनके लिए फिर आ जाता है, जो कि एक अच्छा मदरबोर्ड है। और उन शुरुआत के मदरबोर्ड से तो बहुत ही अच्छा है। शुरुआत के कौन से, जो मैंने आपको गीगाबाइट का ये वाला दिखाया था, ये वाला और ये वाला, और एक Asus का ये वाला दिखाया, इनसे बहुत अच्छा मदरबोर्ड है ये B760M बॉम्बर वाईफाई। तो आप ये ले सकते हैं, एक अच्छा डिसेंट मदरबोर्ड है। और वीडियो के एकदम शुरुआत में जो मैं ये कह रहा था कि 10,000 में कुछ अवेलेबल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक चीज़ अवेलेबल हो जाए, वो मैं इसी की बात कर रहा था। मेरा कहना वहाँ पे ये था कि अगर कोई सेलर जो है वो आपको 10,000 समथिंग या 11,000 में ये बोर्ड दे रहा है और आपका ज़्यादा बजट नहीं है, तो आप दौड़ के इस बोर्ड को फिर ले लीजिए। फिर आप वो गीगाबाइट और वो Asus का बोर्ड जो है उसकी तरफ देखिए भी मत, क्योंकि ये बोर्ड जो है ये उनसे डेफिनेटली हर चीज़ में अच्छा है। ओके, तो जिन लोगों का बजट टाइट है उनके लिए एक और अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। ये बोर्ड मैंने ऑनलाइन 11,000 तक बिकते देखा है, 11 से 11,500 तक। और पहले मैं इसको लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने इसको ध्यान से देखा और थोड़ी बहुत दिमाग में कैलकुलेशन करी और मैंने सोचा कि इसको तो लिस्ट में डालना ही डालना चाहिए। जब मैंने गीगाबाइट और वो Asus का बोर्ड डाल रखा है तो इसको तो डेफिनेटली ही डालना चाहिए, ये तो उनसे बेटर ही है। तो कौन सी कैलकुलेशन मैंने अपने दिमाग में करी, ज़रा मैं आपको बताता हूँ तुरंत। तो देखिए, ये टेक स्पॉट पे हम फिर से आ गए हैं और यहाँ पे एक बार फिर से हम चार्ट देख लेते हैं। और यहाँ पे जो ASRock का B660 Pro RS है, उसके जो टेम्परेचर्स हैं वो 109 डिग्री सेल्सियस तक चले गए हैं।
तो ये पुराना वाला B660 Pro RS है और ये B660M Pro RS है, और दोनों में ही जो है 8 फेस पावर डिज़ाइन मेंशन है, जिसका सिंपली मतलब ये है कि डिज़ाइन तो बिल्कुल गीगाबाइट के मदरबोर्ड जैसा ही है, बट यहाँ पे जो मॉसफेट यूज़ किए गए हैं उनके जो ड्रेन और सोर्स के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, जिस वजह से हीट ज़्यादा निकल रही है और जिस वजह से टेम्परेचर्स ज़्यादा जा रहे हैं। इसके बाद फिर ASRock अपने लाइनअप को अपडेट करता है और लेके आता है B760M Pro RS और साथ में लेके आता है B760 Pro RS। अब इस B760 Pro RS में 10+1+1 का पावर फेस डिज़ाइन है और B760M Pro RS में जो है 7+1+1 का पावर फेस डिज़ाइन है। और यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे DR MOS IC यूज़ की गई हैं, ऐसे मॉसफेट खाली सादे मॉसफेट यूज़ नहीं किए गए हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 7+1+1 का पावर फेस डिज़ाइन है, जो कि अगर हम सारे फेसेस को काउंट कर लें तो ये हो जाते हैं 9 फेस, जिसमें से ये 2 जो है SoC के लिए जा रहे होंगे और ये जो 7 फेसेस हैं ये जा रहे होंगे हमारे प्रोसेसर को। और ये 6+1+1 से ऑलरेडी थोड़ा सा बेटर महसूस हो रहा है, और साथ ही में ये DR MOS IC है, तो इसके जो टेम्परेचर्स हैं वो डेफिनेटली ड्रॉप होंगे, वो डेफिनेटली कम होंगे। इवन दो हमारे पास कोई ऐसी थर्मल टेस्टिंग का प्रूफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इसके टेम्परेचर्स डेफिनेटली कम होंगे, क्योंकि इसमें जो है DR MOS IC लगी हुई है। अब क्योंकि ये सेम VRM हमें मिल जाता है B760M PG लाइटनिंग में, आप देख सकते हैं 7+1+1 का पावर फेस डिज़ाइन है, DR MOS IC है, तो हमको जो है ये सेम परफॉर्मेंस मिलेगी इस बोर्ड के अंदर भी। हालांकि इसका हीट सिंक छोटा है, हीट सिंक इतना बड़ा नहीं है, बट स्टिल हमको जो है एक अच्छा VRM देखने को मिलेगा, मतलब टेम्परेचर्स जो हैं वो हमको लो मिलेंगे। तो बहुत अच्छा VRM कंसिडर नहीं कर सकते इसको, लेकिन हाँ ये है कि VRM में इम्प्रूवमेंट है। तो ASRock के जो B660 लाइनअप में जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा ऊपर जा रहा था 109 डिग्री सेल्सियस, ये उससे काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप लेगा अब, और इस बोर्ड को भी ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के कंसिडर किया जा सकता है। अब क्योंकि हम एक ऐसा बोर्ड ले रहे हैं जिसमें जो है DR MOS IC है और दोनों ही तरफ जो है वो हीट सिंक लगे हुए हैं, अब हमारे पास एक अच्छा रीज़न आ जाता है कि ये जो गीगाबाइट के ये वाले बोर्ड हैं इनको हम डिच कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं अपनी लिस्ट से, और हमारे पास जो Asus का मदरबोर्ड है ये वाला, इसको भी हम जो है अपनी लिस्ट से आउट कर सकते हैं अगर हमको ये मिल रहा है तो, ठीक है। सो गाइज़, ये ASRock की तरफ से आने वाला B760M स्टील लेजेंड है, जो कि 16,500 या 17,000 समथिंग के बीच में आपको मिल सकता है, और इतना महंगा बोर्ड है ये अब। और यहाँ पे जो है 12+1+1 का पावर फेस डिज़ाइन है। आप सोच रहे होंगे कि जो ASRock का रिप्टाइड है उसमें तो 14+1+1 है, तो इसमें कम है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे जो है DR MOS IC का यूज़ किया गया है। तो DR MOS IC जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, जो कि हमारे सिंगल MOSFET होते हैं उनके कंपैरिजन में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगेन मैं सोच रहा था कि इसका फुल ATX मुझे कहीं दिख जाए तो मैं वो चेक करूं, उसका प्राइस आपको बताऊं कि वो किस प्राइस में मिल रहा है, बट इसका जो है फुल ATX की कोई वेबसाइट भी नहीं है, कहीं मिल भी नहीं रहा है। आई थिंक ASRock ने कोई फुल ATX बोर्ड नहीं बनाया है स्टील लेजेंड में, तो फुल ATX बनाया नहीं है। तो दो ही यहाँ पे आपको जो है M.2 मिल जाते हैं और एक ही PCIe जो है X16 का स्लॉट मिल जाता है। अब क्योंकि हम इतने बड़े प्राइस को पे कर रहे हैं तो अब मैं थोड़ा सा फ़ीचर्स वगैरह भी देख लूँगा। आपने देखा तब से मैंने बोर्ड के फ़ीचर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करी। उसका रीज़न ये है कि जब हम सस्ते बोर्ड लेते हैं तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि बोर्ड जो है वो ड्यूरेबल हो, स्टेबल हो, चलते रहें, और फीचर्स लगभग सबके एक ही जैसे होते हैं। लेकिन अब जब हम 16-17 हज़ार दे रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि कितने USB मिल रहे हैं हमको, कितने जो है Gen 3 मिल रहे हैं, कितने जो है हमें 2.0 मिल रहे हैं, और IO हमारा कितना बड़ा है, ऑडियो कोडेक हमारा कैसा है, लैन कैसा है। तो ओके है ये बोर्ड 16-17 हज़ार के हिसाब से कोई बहुत पसंद भी नहीं आया, लेकिन ख़राब भी नहीं कह सकते हैं। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, मेरी तरफ से हाँ है, क्योंकि आप इतना प्राइस पे कर रहे हैं तो आपको कोई बहुत ख़राब चीज़ तो मिलेगी नहीं। हाँ ये है कि ठीक है अपने प्राइस के हिसाब से ये बोर्ड, ठीक है।
सो गाइस, जब मैंने आपसे ये कहा कि अगर आप मदरबोर्ड पे 16-17 हज़ार रुपये खर्च करेंगे तो आपको कोई ख़राब चीज़ तो मिलेगी नहीं, तो एक्चुअली में मैं गलत था। यहाँ पे ख़राब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ये गीगाबाइट का B760 गेमिंग XAX उन्हीं ख़राब चीज़ों में से एक है। बोर्ड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा 18,000 रुपये में, और इस 18,000 रुपये में गीगाबाइट ने ये सोचा है कि हम जो है आपको भर भर के फ़ीचर्स देंगे, दबा के फ़ीचर्स देंगे। हम जो है आपको 3 M.2 लगाने का ऑप्शन देंगे। आप तीन जो है वो SSDs लगा सकते हैं, और साथ ही में हम आपको जो है 3 जो है PCI Express X16 स्लॉट देंगे, और 4 रैम स्लॉट देंगे, और उसके बाद एक डिसेंट सा आपको जो है IO देंगे। लेकिन हम आपको VRM देंगे 8+1+1। तो VRM हम आपको ऐसा देंगे कि आप i5 ही यूज़ कर पाएँ। अगर आप i7 यूज़ करेंगे तो उसमें जो है क्या कहते हैं, पावर लिमिट्स लग जाएंगी, और वो जो है अपने पूरे पोटेंशियल पे चलेगा नहीं। और i9 तो आप सोच भी नहीं सकते, और 18,000 रुपये का बोर्ड है ये। तो क्या लॉजिक गीगाबाइट ने लगाया मुझे समझ में नहीं आया। मतलब कि फ़ीचर्स का और VRM का बैलेंस जो है वो गीगाबाइट ने बिगाड़ दिया। यहाँ पे 18,000 रुपये में फ़ीचर्स दे रहे हैं, और फ़ीचर भी कोई ऐसे नहीं है कि बहुत हेल्पफुल हों, और जो IO है उसमें बहुत भर भर के USB भी नहीं दिए हैं कि दबा के USB दिए हों। कहीं IO की फ़ोटो हो तो मैं आपको दिखाऊं। IO ये रहा IO, ये देखिए। आपको HDMI मिलता है, डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे LAN पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे देखिए आपको 6 पिन वाला ऑडियो मिलता है। ऑडियो इसका बढ़िया है। फीचर्स जैसा कि बात करी फ़ीचर्स हैं, लेकिन VRM इसका बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिया। मतलब 12 फेज़ भी नहीं है, बिल्कुल जो है 8+1+1 VRM दिया हुआ है। तो मतलब गीगाबाइट ने क्या सोचा, गीगाबाइट ही जाने। सो गाइज़, अगर आपका बजट 18,000 से 19,000 तक जाता है तो यहाँ पे 2 मदरबोर्ड्स हैं। एक MSI का B760M मोर्टार है जो कि काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है, और यहाँ पे जो दूसरा मदरबोर्ड है वो है B760M Aorus Pro AX। और ये जो Aorus Pro AX है इसमें जो है 14+1+1 का VRM पावर फेस डिज़ाइन है, और वहीं पे MSI में 12+1+1 है। ठीक है, तो इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंदर की टेक्नोलॉजी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। और यहाँ पे जो है 7+7 पैरेलल पावर डिज़ाइन लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है हीट पाइप्स भी यूज़ किए गए हैं। 6 mm हीट पाइप बताया गया है। तो ये जो Aorus Pro AX है ये मुझे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, ये मुझे ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है MSI के मोर्टार से। इवन दो दोनों ही अच्छे मदरबोर्ड है, अगर आप दोनों में से कोई भी एक चूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने कोई गलत डील ले ली। लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा है कि Aorus Pro AX थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा है कंपेयर टू MSI। थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें आपको दे रहा है, थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें अपने संग लेके आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो गाइस, फाइनली ये है MSI का B760 Tomahawk मदरबोर्ड। एक फुल ATX मदरबोर्ड है, लेकिन मैं अगर इसके फीचर्स को कंपेयर करूं तो ये मुझे जो Aorus Pro AX है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कुछ ऑफ़र करता हुआ दिख नहीं रहा है। और प्राइस इसका काफ़ी ज़्यादा हाई है, ऑनलाइन 22 से 23 हज़ार रुपये का मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है पता नहीं। और यहाँ पे जो VRM है वो भी 12 कोर मतलब 12 फेस वाला VRM है, और यही सारी चीज़ें हैं। जैसा मोर्टार का VRM था बिल्कुल सेम VRM यहाँ पे दे दिया गया है। तो मोर्टार का जो VRM है वो भी बड़ा अच्छा है, और इसका भी अच्छा है, बट इसका जो प्राइस है वो मुझे कुछ ज़्यादा ही लगा। जो भी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, अगर हम इसका IO देख लेते हैं, IO PCB डिज़ाइन, यहाँ पे हमको कनेक्टिविटी दिखा दे। हाँ, तो यहाँ पे जो है जो फीचर्स हैं, लाइटनिंग Gen 5, ठीक है, मेमोरी बूस्ट, 2.5G नेटवर्क सोल्यूशन, वाईफाई 6E। तो यहाँ पे जो भी फीचर्स हैं वो मुझे कुछ इतने ज़्यादा रोबस्ट या ख़तरनाक नहीं दिखे कि हाँ 23,000 रुपये इसकी वर्थ है। तो जो Pro AX है वो मुझे ज़्यादा बेटर डील लगी। तो एट दी एंड जो वीडियो के जो टॉप पे बोर्ड आए हैं, एक तो आया है ये Pro AX, ठीक है, ये Pro AX बड़ा ज़बरदस्त बोर्ड है जिस प्राइस में ये आ रहा है। और दूसरा जो बोर्ड है वो है
ये मेरा फेवरेट V760M PG रेप्टाइड, ये बोट बहुत ज़बरदस्त हैं। इनमें से अगर आप कुछ लेंगे तो कहीं पे भी आप गलत साबित नहीं होंगे। जो यहाँ पे MSI का B760M मोर्टार है, 18,000 के प्राइस पॉइंट में ये कोई गलत डील नहीं है। लेकिन वहीं पे जो MSI का टॉमाहॉक है वो 23,000 22,000 कुछ ज़्यादा ही महंगा हो गया, और उतने में वो कुछ इतनी वैल्यू दे नहीं रहा है। और बाकी सारे मदरबोर्ड्स तो आपने मतलब सब देख ही लिया कि क्या है और क्या नहीं है। तो गाइज़ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आजकल मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ आप क्वेश्चन पूछिए, अगर समय मिलेगा तो आंसर मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। आंसर के इनफैक्ट मैं आजकल वीडियो ही नहीं बना पा रहा हूँ। आप खुद देख रहे होंगे कि वीडियो टाइम पे आते नहीं है, मतलब टाइम पे क्या वीडियो आते ही नहीं है, तो आंसर देना भी मेरे लिए आजकल काफ़ी मुश्किल है। बट एनीवेज क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, टाइम मिलेगा तो ज़रूर कमेंट करके आपको रिप्लाई मैं करूँगा। और फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मन करे तो शेयर भी कर दीजिए। वीडियो शेयर करने से दूसरों को मिलेगी। सो ठीक है, बाय बाय।